हेलो साथियों, ए टू जेड क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज बड़े हर्ष की बात है कि जो हमारा ए टू जेड क्लासेज परिवार है वो 1000 के ऊपर चला गया। और इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये चैनल मेरा नहीं है, ये आप सभी का चैनल है, क्योंकि आप इस चैनल के एक परिवार के हिस्से हैं, तभी ये परिवार इतना बड़ा हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि ये परिवार और आगे बढ़ेगा और आप लोग इसको और आगे ले जाएंगे। ठीक, तो इसके लिए एक बार और धन्यवाद मैं करता हूं कि हमारा परिवार इतना बड़ा हुआ है। ए टू जेड चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। अब बात करते हैं हम अपने टॉपिक पे, जो लर्निंग है, अधिगम है, सीखना कुछ भी कहते हैं। कल के बारे में बात हुई थी कि सीखना क्या होता है, एक साधारण भाषा में बताया गया था और एक मनोविज्ञान की भाषा में बताया गया था। तो कुछ परिभाषाएं इसमें रह गई थी जो बाकी थी। आज हम बात करते हैं उस परिभाषाओं को आगे लेके आते हैं कि और कौन कौन सी परिभाषाएं अधिगम की होती हैं जो महत्वपूर्ण एग्जाम के हिसाब से होती है। तो कहते हैं B.F. स्किनर, B.F. स्किनर, इनका नाम है B.F. स्किनर। स्किनर महोदय क्या कहते हैं? कहते हैं कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। सीखना व्यवहार में सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। मतलब कहना क्या चाहते हैं फ्रेडरिक स्किनर जी? एक ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में आपसे पूछेगा, ये परिभाषा दी रहेगी, ठीक? उसकी जगह पर स्किनर की जगह चार्ल्स सी स्किनर लिख देता है, सी स्किनर करके दे देता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, सी स्किनर पे न करिएगा, B.F. स्किनर पर करिएगा। जो फ्रेडरिक स्किनर हैं इन पे करिएगा, न कि चार्ल्स स्किनर पे। तो ये क्या कहते हैं? सीखना व्यवहार में एक उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। मतलब व्यवहार तो सारे लोग करते हैं, पशु भी करते हैं, पक्षी भी करते हैं, मानव भी करते हैं। तो इनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है? मनुष्य। तो मनुष्य जो है श्रेष्ठ माना जाता है सभी प्राणियों में। तो ये आपसी व्यवहार के साथ एक सामंजस्य बैठाता है, और सामंजस्य बैठाने का श्रेय किसको है? मनुष्य को ही। यही एक ऐसा प्राणी है जो आपस में ताल पर, पशुओं से भी इसका तालमेल रहता है, मनुष्यों के साथ भी इसका तालमेल रहता है, जानवर पक्षियों हर किसी के साथ ही किसी न किसी तरह के सामंजस्य बैठा के काम करा लेता है। इसका एक उदाहरण देख लेंगे कि सर्कस में जाते हैं, हाथी भी नाचती है और शेर भी नाचता है एक मनुष्य के इशारे पे। तो वो उस तरह का सामंजस्य बैठा लिया रहता है, उसको सिखा दिया रहता है। अब अगली परिभाषा की तरफ आते हैं, गेट्स की। गेट्स क्या कहते हैं? सीखना अनुभव। गेट्स एग्जाम में ये आया था, टेट के एग्जाम में ये आया था, गेट्स व अन्य। ये क्या कहते हैं? एक बार आप लोग इनकी परिभाषा हमको बता सकते हैं? सीखना अनुभव व प्रशिक्षण। याद आया? हाँ, प्रशिक्षण के द्वारा परिवर्तन की क्रिया है। ये परिभाषा आपको याद आई गेट्स की? एग्जाम में ये परिभाषा आ चुका है कि ये क्या कहता है? हम अनुभव के द्वारा, कल जो बात किए थे, ये कहते हैं गेट्स और वन कि हम अनुभव द्वारा सीखते हैं, प्रशिक्षण के द्वारा सीखते हैं, अभ्यास के द्वारा सीखते हैं, और इस तरह के कार्यों को करते करते हम उस चीज़ का लाभ उठाते हैं, अनुभव के द्वारा अपना लाभ उठाते हैं, प्रशिक्षण के द्वारा लाभ उठा लेते हैं। आप B.Ed किए हैं, BTC किए हैं, DLED किए हैं, उसका प्रशिक्षण लिए हैं कि नहीं लिए हैं? लिए हैं। अब उसका लाभ आपको कहाँ मिलेगा? जो आप पढ़ाने जाएंगे, कहीं टीचिंग स्किल में जाते हैं, किसी कॉलेज में जाते हैं पढ़ाने, तो उसका लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल उसका लाभ मिलेगा।
ये उस अनुभव का लाभ मिलेगा। ठीक, अब एक और मनोवैज्ञानिक हैं क्रो एंड क्रो। ये क्या कहते हैं? पति पत्नी, कौआ एंड कौआ, क्रो व क्रो। ये क्या कहते हैं? अभिवृत्ति, अभिवृत्ति, आदत व ज्ञान ही, अभिवृत्ति, आदत व ज्ञान ही सीखना, अर्जन करना है। ठीक, अर्जन, अच्छा कुछ छूट रहा है, अर्जन कला ही सीखना है। ये है, थोड़े से मिस्टेक हो गया है, कोई बात नहीं। ये कहते हैं क्रो एंड क्रो, पति पत्नी जो है क्रो एंड क्रो, ये कहते हैं अभिवृत्ति जो आपकी किसी के प्रति क्या हो सकती है, आदत जो आपकी हैबिट होती है, और ज्ञान जो जिस तरह का आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो उसका सारी चीज़ों का अर्जन करने की जो कला है वही क्या है? सीखना है, अधिगम है। ये कहते हैं जिस तरह की आपकी विवृत्ति होगी, आदत भी वैसी हो जाएगी और ज्ञान भी आप उसी तरह का प्राप्त करते हैं। ये सारी चीज़ों को का जब आप अर्जन करते हैं तो वही सीखना हो जाता है। ठीक, अभिवृत्ति जान ही गए, आदत जान ही गए, ज्ञान जान ही गए। अब बात करते हैं हम मनोविज्ञान को प्रभावित करने वाले कारक जो इम्पॉर्टेंट है कि क्या क्या कारक होते हैं। एक बार सिलेबस अपना देख लीजिएगा, उसमें ये चीज़ें हैं, बड़ी इम्पॉर्टेंट है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक आप लोग जानते भी होंगे कि अधिगम को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं। यहाँ अधिगम लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। जानते होंगे आप लोग कौन कौन से कारक होते हैं कि नहीं जानते हैं आप लोग? तो सबसे पहला कारक मैं बात करूं अधिगम की, अधिगम की इच्छा, मतलब आपकी अधिगम की किस तरह की इच्छा है। इसमें कहा जाता है जो बालक सीखना चाहता है, जो बालक सीखना चाहता है वो कैसी भी परिस्थितियाँ हो, कितनी भी मुश्किल परिस्थितियाँ हो, उस परिस्थितियों में वो सीख लेता है। लेकिन जो बालक नहीं सीखना चाहता है, वो अच्छी से अच्छी परिस्थितियाँ हो, वो कभी नहीं सीख सकता है। ठीक, अगर परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल होती हैं और हमारी इच्छा है, हम चाहते हैं, हमारी उसमें रुचि है, तो हम उस चीज़ों को सीख लेते हैं। अगर हमारी इच्छा नहीं है, चाहे परिस्थितियाँ कितने भी हमारे अनुकूल क्यों ना हो, उस कार्य को हम नहीं सीख पाएंगे। जब हमारी इच्छा होगी तभी उस कार्य को सीख पाएंगे। यहाँ इच्छा से ये समझ लीजिएगा कि आप किस प्रकार के इच्छाधारी नाग और नागिन बनना चाहते हैं। ठीक, कि इच्छाधारी नाग और नागिन बनेंगे तो अपनी इच्छा के अनुसार सीखेंगे, अपनी इच्छा के अनुसार जिस तरह का वेश धारण करना चाहते हैं उस तरह का वेश धारण करेंगे। कि हमको डॉक्टर वाला वर्दी धारण करनी है, अध्यापक वाली वर्दी धारण करनी है, जिस तरह की इंजीनियर वाली डिग्री लेनी है, जिस तरह से जो बनना चाहते हैं वो आपकी अधिगम की इच्छा पर निर्भर करता है। इसीलिए ये इच्छाधारी है, जिस तरह से आप रूप ले सकें, जिसका आवरण आप ले सकें। जैसे लिख सकते हैं कि हमको डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, अध्यापक बनना है, ये सब क्या है? ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं, दूसरा है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी मनुष्य के लिए, चाहे वो साइकोलॉजी पढ़ता हो चाहे साइकोलॉजी नहीं पढ़ता है। क्यों इच्छा आवश्यक है भाई? प्रोत्साहन क्यों जरूरी है? क्योंकि जो चीज़ें होती हैं एक प्रोत्साहन के द्वारा और बेहतर से बेहतर चीज़ें होती हैं। एक छोटा बालक हो, पढ़ने में थोड़ा सा कमज़ोर हो, आप उसको प्रोत्साहित करें, बेटा तुम कर सकते हो। वो दौड़ना चाहे,
दौड़ना चाहे, न दौड़ पाता हो तो भी आप उसको प्रोत्साहित करते हैं कि बेटा तुम दौड़ सकते हो, अच्छे से दौड़ सकते हो, बहुत अच्छे से। जो पढ़ना न जानता आप उसको प्रोत्साहित करते हैं कि तुम पढ़ सकते हो, वो पढ़ सकते हो। किसी को कह दें कि तुम बीमार हो, तुम बीमार हो, तुम बीमार हो, 100 बार जाके 4 लोग कह दें ना तो वो समझेगा सही में मैं बीमार हूँ। तो वो इस तरह का मोटिवेशन होता है कि आप जिस तरह से आप उसको बिहेव करते चले गए, नहीं भी कुछ जानता हो, बहुत भी कितना भी कमज़ोर विद्यार्थी हो, आप उसको कहते हैं कि नहीं तुम बेहतर कर सकते हो, तुम बेहतर कर रहे हो और बेहतर आगे करोगे, तो वो क्या होता है, उसका मोटिवेशन लेवल है कि वो और बेहतर से बेहतर करेगा। जैसे आप उदाहरण के रूप में बात करें तो हनुमान जी को कहा जाता है कि आप लंका लांघ जाइए, लंका जाना है तो समुद्र को लांघ जाइए। तो किस तरह से जाएंगे भाई? उनको मोटिवेट किया गया कि हाँ आपके अंदर इतनी शक्ति है, आप उड़ के जा सकते हैं, वहाँ से दानवों का ये कर सकते हैं, उनका वध कर सकते हैं और फिर वापस आ सकते हैं, आपके अंदर इतनी, उनको इस तरह से मोटिवेट किया गया। तब जाके हनुमान जी लंका पे उड़ के गए, वहाँ दानवों का वध किया और वापस लेके माता सीता की जो मुद्रिका होती है, अंगूठी होती है, वापस लेके आए। उनके पास अभी मोटिवेशन उनको दिया गया। तो इस पे लिख सकते हैं हनुमान जी लंका गए। ये किस कारण गए? अब तीसरी हेडिंग पे आते हैं, इसके वातावरण। वातावरण का तो बहुत फर्क पड़ता है किसी भी माहौल में, आप पे भी हम पे भी वो लागू होता है। जैसा वातावरण रहता है हम उसी के अनुसार सीखते हैं। अगर बहुत अच्छा माहौल रहता है तो हमारे अधिगम करने की क्षमता क्या होगी? बहुत अच्छी होगी। अगर माहौल बुरा रहता है तो हमारे अधिगम की क्षमता ख़त्म नहीं होगी, लेकिन हम जिस तेज़ी के साथ सीख सकते हैं उस तेज़ी के साथ नहीं सीख सकते। बहुत अच्छे से सीखना चाहें तो उस तरह से नहीं सीख सकते हैं। अगर माहौल को बढ़िया से बेहतर से बेहतर बना दिया जाए तो हम क्या कर सकते? तो वातावरण को बढ़िया से बढ़िया बना के रखा जाए। जैसे पढ़ने का वातावरण, लोग जाते हैं ना, कहते हैं मैं इलाहाबाद जा रहा हूँ कोचिंग करने, इलाहाबाद तैयारी करने जा रहा हूँ, दिल्ली तैयारी करने जा रहा हूँ, कोटा जा रहा हूँ, यहाँ तमाम जगह लोग अपनी अपनी तैयारियाँ बताते हैं। क्यों बताते हैं भाई? वहाँ पढ़ने का माहौल है, हर एक तरह से बनाया गया, बहुत सारे कोचिंग सेंटर बनाए गए, वहाँ बच्चे देख के वो पढ़ते हैं, एक दूसरे को देख के पढ़ते हैं, वातावरण इस तरह से है। तो वो क्या करेंगे? वो जाहिर सी बात है कि बच्चा थोड़ा सा और बेहतर से बेहतर निकलेगा, ठीक। और जहाँ माहौल ख़राब होगा वहाँ बच्चा बेहतर से बेहतर नहीं निकलेगा। यानी हम कह सकते हैं कि बच्चा को बेहतर बनाने के लिए उसको वातावरण को ठीक करना चाहिए। अब एक वातावरण की बात और करते हैं। कुछ फ़ोन से बात करने वाले लोग होते हैं अपनी पर्सनल लोगों से, जो जिसको बहुत चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं? उनको भी तो उस तरह का सामने तो सबके सामने तो बात कर नहीं सकते हैं, तो वो क्या करते हैं? उनको भी उस तरह का वातावरण चाहिए कि साइड में जाके कोने में बतियाते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि पानी है, बारिश हुई है, उससे कुछ भी मतलब नहीं है, वो जाके कोने में बतियाएंगे। और इस तरह का वो वातावरण, अन्य वातावरण से वो अपनी तरह का वातावरण ढूंढ लेते हैं कि हमको यहाँ कोने में जाके बतियाना है। आप लोगों पे भी बतियाते होंगे, नहीं बतियाते हैं? चलिए, बड़े अच्छे हैं आप लोग, नहीं बतियाते हैं तो चलिए, ये वातावरण से हम समझ लें कि शांत वातावरण, शांत वातावरण, अशांत वातावरण, अशांत वातावरण, मतलब जैसा वातावरण रहेगा उसी के अनुसार हम ढल जाएंगे। अब अगले पे आते हैं, मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है भाई? ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जिसका मेंटल लेवल बहुत अच्छा होता है, किसी क्लास में वो पढ़ाने गया चाहे पढ़ने गया, अगर किसी का मेंटल लेवल बहुत अच्छा है तो जल्दी सीखेगा, और जिसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है वो सीखेगा लेकिन बड़े धीमी गति से सीखेगा। जो क्लास के बहुत तेज़ विद्यार्थी होते हैं, उनको किसी भी माहौल में रखा जाए, उनका मेंटल लेवल बहुत स्ट्रांग होता है, तो किसी भी स्थान पर रखा जाए, वो मेंटल लेवल उनका तेज होता है तो वो कार्य अच्छे से अच्छा कर ले जाते हैं। लेकिन अगर किसी का मेंटल लेवल, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो वो अच्छा माहौल पाके भी कम दर से सीखते हैं। जैसे कुछ गणित के प्रश्न क्लास में बोले जाते हैं, कुछ विद्यार्थी सुनते ही उसका उत्तर बताते हैं, अब कुछ विद्यार्थी सोच सोच के धीरे बाद में बताते हैं। तो ये क्या है? ये कहता है कि आपका मानसिक लेवल बड़ा अच्छा है तो आप कोई भी कार्य बड़े अच्छे ढंग से करेंगे। अगर आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो कोई भी कार्य करेंगे लेकिन उस लेवल से नहीं कर पाएंगे जो एक सामान्य स्तर का बच्चा कर लेता है, ठीक। तो इसको कह सकते हैं कि जैसे गणित के प्रश्न के उत्तर देना, गणित के प्रश्न का उत्तर देना जल्दी से
ठीक, या बाद में, जो मंदबुद्धि होंगे वो बाद में देते हैं। अगली हेडिंग पे आते हैं, सीखने की विधि। सीखने की विधि क्या होती है भाई? सीखने की विधि। अब सीखने की विधि की बात करते हैं कि किस तरह सीखने की विधि होती है। तो हम छोटे बच्चों की बात करते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको अलग अलग लोगों को सिखाने के लिए अलग अलग प्रकार की विधियां होती हैं। जैसे हमको छोटे बच्चों को सिखाना हो तो उनके लिए अलग विधि होनी चाहिए पढ़ाने के लिए, बड़े लोगों को सिखाने के लिए तो अलग विधि होनी चाहिए। तो हमको छोटे बच्चों के लिए अलग, बड़े लोगों के अलग, अन्य किसी और चीज़ को सिखाने के लिए अलग अलग विधि। जानवर को सिखाना हो तो पढ़ाएंगे, क्लास में बुला के पढ़ाएंगे नहीं ना, तो उसको वहाँ उस तरह की टेक्निक अपनानी पड़ेगी। मतलब सीखने की जो विधि होगी वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह से प्रयोग की जाएगी। जैसे छोटे बच्चों के लिए किस तरह से? आगमन विधि। आगमन विधि ये किसके लिए है? छोटे बच्चों के लिए, छोटे बच्चे। और निगमन विधि बड़े लोगों के लिए। ये आगमन और निगमन विधि है। ठीक, अब एक और चीज़ है, इसको बताते हैं। थकान। थकान क्या होता है भाई? कल इस पे थोड़ा सा चर्चा किए थे हम लोग कि थकान होता क्या है। कोई भी कार्य करते करते आदमी थक जाता है भाई। जब थक जाता है तो कार्य करने की दर क्या होती है? घट जाती है। कोई भी व्यक्ति क्या होता है, कोई कार्य करते करते थक जाए। जैसे आप सुबह के बेला में पढ़ाई करते हैं, उस समय आपका माइंड एकदम फ्रेश रहता है और आप ज़्यादा तेज़ गति से सीखते हैं, ध्यान एकाग्रचित रहता है, ज़्यादा तेज़ी के साथ सीखते हैं। लेकिन वहीं शाम को आप पढ़ाई करते हैं तो क्या जो सुबह में आप जिस तरह से सीख रहे थे, क्या उस तरह शाम को भी सीख रहे हैं? नहीं ना, क्योंकि सुबह आपने कोई वर्क नहीं किया, आपका दिमाग फ्रेश था तो आप बेहतर से बेहतर तरीके से सीख ले रहे थे। और वही पढ़ाई आप शाम को सीख रहे हैं तो आप सुबह से काम करते वगैरह, स्कूल जाके आते इधर उधर काम वगैरह करते करते थक जाते हैं और मानसिक जो दबाव होता है वो आपका इस लेवल का नहीं रहता है कि आप सीख सकें। ठीक, पहले से बेहतर तरीके से सीख सकें। तो यही कह सकते हैं कि थकान भी आपके अधिगम को, जो प्रातः काल की पढ़ाई है, प्रातः काल की शिक्षा व सायंकाल की शिक्षा। अब अगले टॉपिक पे आते हैं, परिपक्वता। परिपक्वता कहते हैं किसी भी उम्र के हिसाब से किसी को सिखाना चाहिए। अगर उम्र के हिसाब से नहीं सिखाएंगे तो उसका अधिगम बाधित होगा। जैसे 10 के विद्यार्थियों को आप 12th की किताब सिखाएंगे तो वो क्या सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा ना। तो आप अगर 10th की किताब उसको देंगे और 10th में पढ़ता है तो जाहिर सी बात है उसकी परिपक्वता 10th लेवल की है तो वो सीख सकता है। लेकिन अगर 10th के विद्यार्थी को 12 की किताब दे दी जाए, 12th की किताब दे दी जाए तो क्या वो सीख सकता है? उसकी परिपक्वता है? उस लेवल की परिपक्वता है? नहीं। अगर 12th का रहता और 10th की देते तो वो सीख लेगा, क्योंकि हाई लेवल से लो लेवल सीखना आसान है लेकिन लो लेवल से हाई लेवल सीखना आसान नहीं है। ठीक, तो इसको कह सकते हैं 10th के विद्यार्थी को 12th की। ठीक, अब बात करते हैं विषय वस्तु। विषय वस्तु क्या होता है भाई? कंटेंट क्या होता है? कहता है कि बहुत सारे विद्यार्थी हैं कि वो असार्थक बातों को सीख लेते हैं। अगर आपका कंटेंट बहुत अच्छा होगा तो सार्थक बातें सीखेंगे, और आपका कंटेंट अच्छा नहीं होगा, विषय वस्तु अच्छी नहीं होगी तो आप असार्थक बातें सीख लेंगे। जैसे क्लास में पढ़ने जाते हैं, ठीक है, आप सार्थक मन से जाते हैं तो आपकी विषय वस्तु बनी रहती है। लेकिन जैसे ही क्लास के बाहर निकलते हैं और भोजपुरी का कोई गाना पवन सिंह का, खेसारी लाल यादव का चल जाता है भाई, तो आपकी वो गाना तो बड़ी जल्दी याद हो जाता है और जो क्लास में पढ़ाया रहता है वो बिल्कुल नहीं याद हो पाता है।
तो वहाँ पे ये विषय वस्तु बड़े ध्यान देने की चीज़ है कि किस पे आपका दिमाग माइंड मेकअप करके चल रहे हैं कि मुझे क्या सीखने जाना है। गाना जल्दी सीख ले रहे हैं और बाहर का गाना जल्दी सीख ले रहे हैं और जो आपकी विषय वस्तु है उसको नहीं सीख पा रहे हैं। इसलिए आपको इसके लिए शिक्षण विधियों पर ध्यान देनी चाहिए, शिक्षण विधियों पर ध्यान देना। और एक और लास्ट है पूर्व अधिगम। पूर्व अधिगम, पूर्व अधिगम क्या होता है? जो आप शुरुआत में सीखे हैं, पहले से सीखे हैं, ठीक, जो चीज़ें आप पहले सीख चुके हैं, आप उसका जो सीखे हैं उसका प्रयोग अगले वाले ज्ञान में करते हैं, अनुभव का लाभ उठाते हैं। जैसे आप साइकिल चला रहे थे, उस साइकिल का प्रयोग आप स्कूटर चलाने में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? साइकिल चलाने का प्रयोग आप स्कूटर में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो वही कह रहा है कि पूर्व अधिगम आप कितने बेहतर ढंग से अपने पूर्व में जो चीज़ें सीखे हैं उसकी नई चीज़ों में लाभ उठा सकते हैं। अभी बहुत सारे मनोवैज्ञानिक इसी अधिगम के अंतर्गत आएंगे, यही सारी चीज़ें आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जितने भी अभी तक प्रभावित करने वाले कारक हैं, किसी न किसी माध्यम से आपको वो समझाते नजर आएंगे। तो इसको लिख सकते हैं पूर्व अधिगम, साइकिल से साइकिल लिख दे रहे हैं, साइकिल से स्कूटर चलाना, स्कूटर चलाना। तो आज को अधिगम को प्रभावित करने वाले ये 9 कारक थे। और भी कारक होते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट कारक थे मैंने आप लोगों को वो बता दिया। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे परिवार को थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें आप। ये नहीं कि स्किप करके देखें। स्किप करके देखते हैं तो वो जो शुरुआत में मैं जिस तरह से समझा रहा हूँ उस तरह से वो लाभ नहीं। नोट्स तो कभी भी बना लेंगे, ऐसी बात नहीं कि मार्केट में भी किताबें मिलती हैं, वो तो आप उससे भी खरीद के, अगर यही बातें रहती तो डॉक्टरी वाली किताब मार्केट में मिलती है, आप उसको खरीद के इकलौते पढ़ के डॉक्टर नहीं बन जाते, इंजीनियर नहीं बन जाते, पायलट नहीं बन जाते। लेकिन नहीं, उसको समझाने वाला भी कोई चाहिए। तो यहाँ वो समझाने वाला कार्य मैं कर रहा हूँ और आप लोग उसको समझें। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, स्किप करके ना देखें। धन्यवाद दोस्तों।